हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हमने वेक्टर जो है अपना टॉपिक उसको स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वेक्टर के बारे में जो है वो हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले ये देखा था कि भौतिक राशि जो होती हैं वो परिमाण व दिशा के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमने बोला था 3 प्रकार की होती हैं, अदिश, सदिश और प्रदिश राशियाँ। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था कि अदिश राशि वो राशियाँ होती हैं जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और उनको हम सामान्य बीजगणितीय पद्धति से गुणा भाग कर सकते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सदिश। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और उनको अगर हमें योग करना है, व्यकलन करना है या गुणा करना है तो वो सामान्य बीजगणितीय पद्धति से ना होकर सदिश नियमों के अंदर ही होता है। यानी सदिश नियमों के अनुसार ही हम उनका योग कर सकते हैं, व्यकलन कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। तीसरी राशि हमने पढ़ी थी प्रदिश की। उसके पास परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है, लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती और उसकी वजह से वो सदिश नियमों का पालन भी नहीं करता। इसी वजह से उन राशि को हमने क्या बोला था? प्रदिश राशि बोला था। उसके एग्जाम्पल भी देखे थे, एक एक दो दो हमने कि कौन कौन सी सदिश राशियाँ हैं, कौन सी अदिश राशियाँ हैं और कौन सी प्रदिश राशियाँ हैं। अब आज हम ये देखेंगे कि कोई भी सदिश राशि जो होती है या सदिश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब प्रकार का यहाँ पर मतलब है कि कोई सदिश है उसका स्पेशल टाइप क्या है, उसके अंदर क्या खास बात है, उस खास बात के आधार पर उसका नाम एक अलग हम दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, अगर हम फर्स्ट प्रकार की बात करें अपने पास तो कई सारे प्रकार होते हैं। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो होता है समान सदिश। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश जो है वो क्या होता है अपने पास? हम ये बोल दें कि कोई सदिश है, अपने पास 2 सदिश हैं। एक सदिश तो है A और दूसरा सदिश है B। ये दोनों समान सदिश कहलाते हैं यदि क्या? पहली चीज, दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर। परिमाण को हम लोग दोनों तरफ मापांक लिखकर प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब ये क्या है? परिमाण है A सदिश का। तो दोनों जो सदिश है उनका मान या उनका परिमाण जो है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ दोनों की जो दिशा है वो दिशा भी समान होनी चाहिए। यानी कोई 2 सदिश यदि एक ही दिशा में है और उनके मान भी बराबर है तब हम बोल सकते हैं कि दोनों सदिश जो हैं वो कैसे सदिश है? समान सदिश है। जैसे अगर मैं सदिश को जो है वो एक लाइन से प्रदर्शित करूं तो मैं बोलूँगा ये जो सदिश है, तीर का निशान जरूर लगाना, क्योंकि अगर केवल लाइन लगाएंगे तो उससे हमें दिशा का बोध नहीं होता, और दिशा का बोध कराने के लिए हम लोग तीर का निशान भी इसके अंदर लगाते हैं। मान लो ये अपने पास एक सदिश है A, ठीक है, और दूसरा जो सदिश है अपने पास वो दूसरा सदिश भी परिमाण जो है वो बिल्कुल समान है। इस रेखा की जो लंबाई है, इस रेखा की जो लंबाई है वो तो निरूपित करती है इसके परिमाण को। किसको निरूपित करती है? परिमाण को। और जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान जो है वो दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अगर अपने पास कोई 2 रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार की हों जिनकी लंबाई बराबर हो तो मैं बोलूँगा ये दोनों सदिश जो है इनका परिमाण बराबर है, और दोनों के अंदर तीर का निशान भी एक ही दिशा के अंदर हो तो मैं बोलूँगा दोनों की दिशा भी समान है। तो ये दोनों जो सदिश है A और B, ये दोनों सदिश समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश का मतलब हो गया परिमाण भी समान और दिशा भी समान होगी। अगर दूसरे सदिश की हम लोग बात करें तो दूसरा सदिश जो है वो दूसरा सदिश होता है अपने पास समांतर सदिश। समांतर सदिश।
तो कोई दो सदिश जो हैं वो समांतर सदिश कब कहलाएंगे? मान लो एक सदिश अपने पास a है, दूसरा सदिश कितना है? b है। तो ये a और b जो सदिश हैं वो समांतर सदिश कब कहलाते हैं? इसके लिए भी दो ही कंडीशन अपने पास होती है। पहली कंडीशन समांतरता की कंडीशन क्या होती है कि दोनों की जो दिशा है, दोनों सदिश की जो दिशा है वो दिशा क्या रहनी चाहिए? समान। दिशा क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण जो है वो किस तरीके से रहना चाहिए कि एक सदिश का परिमाण, एक सदिश का परिमाण दूसरे सदिश के परिमाण का n गुना हो, n गुना हो। और ये जो n है अपने पास, इस n का मान जो है वो कैसा होना चाहिए? तो मैं बोलूँगा n जो है वो होना चाहिए धनात्मक अशून्य गुणांक, धनात्मक अशून्य गुणांक। यानी कोई भी धनात्मक राशि, जैसे मैं बोल दूं कि a का परिमाण b का दुगुना है, ठीक है, तो दोगुना है यानी दो गुना ये लंबाई का है b सदिश, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि दिशा समान रहनी चाहिए और एक सदिश का परिमाण दूसरे सदिश के परिमाण का n गुना होना चाहिए। n का मान कितना हो सकता है? धनात्मक कोई भी मान हो सकता है, लेकिन क्या क्या? ऋणात्मक नहीं हो सकता और शून्य नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता और शून्य नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो सदिश हैं अपने पास a और b, ये दोनों सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। अगर मैं डायग्राम के अंदर इसको लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा ये वाला सदिश, ये कोई अपने पास a सदिश है, ठीक है। अब b सदिश की बात करें तो क्या बोला आपको? दिशा तो समान ही रहनी चाहिए, तो दिशा तो अपने पास दोनों की क्या है? समान है। लेकिन b वाला सदिश जो है वो a वाले सदिश का अगर दो गुना हो तो इस तरीके से अपने पास तीर के निशान और तीर जो है वो प्रदर्शित करेंगे। तो मैं बोलूँगा ये दोनों सदिश जो हैं वो कैसे हैं? समांतर सदिश हैं। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा जो इसके अंदर प्रकार होता है सदिश का, वो होता है बिल्कुल इसका उल्टा। कैसे? प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश। अब प्रति समांतर सदिश कौन से हो जाएंगे? मान लो आपके पास दो सदिश a और b हैं। अगर ये दोनों प्रति समांतर हैं तो क्या होना चाहिए कि दिशा जो है दोनों की, वो दिशा परस्पर विपरीत होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? परस्पर विपरीत। यानी एक की दिशा अगर राइट हैंड साइड में है तो दूसरे की दिशा लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, या एक की दिशा ऊपर की ओर है तो दूसरे की दिशा नीचे की ओर होनी चाहिए, यानी परस्पर विपरीत दिशा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये वाली कि ये चीज़ जो है यहाँ पर हमने लिखी है वो भी यहाँ पर अप्लाई होती है कि एक सदिश का जो परिमाण है वो दूसरे सदिश के अंदर किस रेखा से या फिर किस मान से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक सदिश का परिमाण, एक सदिश का परिमाण दूसरे सदिश के परिमाण का n गुना हो, और जो n का मान है वो n का मान होना चाहिए ऋणात्मक अशून्य गुणांक। अब यहाँ पर आपको पता है ऋणात्मक क्यों लिया है? ऋणात्मक इसलिए लिया है ताकि ये दिशा को विपरीत दर्शाए। तो अगर हम दिशा को लेके ही चल रहे हैं विपरीत तो n का मान धनात्मक अशून्य गुणांक हो जाएगा, लेकिन हम दिशा को नहीं लेके चल रहे हैं तो n का मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक अशून्य गुणांक होना चाहिए। अगर इसे हम एक तीर के निशान से देखें तो मैं बोलूँगा ये जो अपने पास एक सदिश है वो है a वाला, ठीक है। अब b वाला जो सदिश है वो b वाला सदिश हो इस तरीके से,
तो देखो ए की दिशा इस तरफ है, बी की दिशा इसके परस्पर क्या है, विपरीत है, और दोनों का परिमाण भी अलग अलग है। तो मैं बोलूँगा ए और बी जो सदिश है वो कैसे सदिश है, प्रति समांतर सदिश है। नेक्स्ट अगर टाइप की हम लोग बात करें तो फोर्थ टाइप जो होता है अपने पास वो होता है संरेखीय सदिश। तो फोर्थ टाइप जो होता है अपने पास वो होता है संरेखीय सदिश। फोर्थ जो अपने पास होता है वो होता है संरेखीय सदिश यानी कोलिनियर सदिश। अब सदिश संरेखीय हो तो संरेखीय का मतलब क्या हो गया कि कोई एक सरल रेखा है आपके पास और उस सरल रेखा के अकॉर्डिंग अनुसार कोई भी दो सदिश कार्य कर रहे हैं एक ही सरल रेखा पर, और लेकिन उनके मध्य कोण जो है वो या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के संरेखीय कहलाते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि ए व बी सदिश जो है वो संरेखीय कब कहलाएंगे, जब दोनों एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो, दोनों एक ही सरल रेखा के अनुदिश हों, यानी दोनों की जो क्रियाकारी रेखा है, कार्यकारी रेखा है, वो दोनों की कार्यकारी रेखा एक ही हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सदिश संरेखीय सदिश होंगे। या फिर दूसरा जो अपने पास है इसका पहला तो क्या हो गया, दोनों एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो। दूसरा क्या हो गया कि दोनों के मध्य जो कोण है, दोनों के मध्य जो कोण है वो कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो दोनों सदिश जो है वो संरेखीय सदिश कहलाते हैं। अगर हम तीर से इसे प्रदर्शित करना चाहें डायग्राम में तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अपने पास कोई एक सदिश है इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं से इसी रेखा के अनुदिश अपने पास कोई दूसरा सदिश है इस प्रकार से, तो ये दोनों सदिश जो हैं वो दोनों सदिश कैसे कहलाते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। अब इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग हो सकती है, यानी परिमाण जो है इन दोनों सदिशों का वो अलग अलग हो सकता है। ये सदिश अगर A है और ये वाला सदिश अगर B है तो ये दोनों कैसे हैं, संरेखीय सदिश, और दोनों के मध्य का ये वाला जो कोण है वो कोण कितना हो गया, दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है और एक ही रेखा के अनुदिश समान दिशा में है, तो समान दिशा के अंदर ये वाला जो कोण है यहाँ पर ये कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अपने पास कि A वाला जो सदिश है वो इस तरीके से हो अपने पास, और B वाला जो सदिश है वो इस तरीके से हो इधर, ठीक है। तो A और B जो दोनों सदिश है वो दोनों सदिश एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, परस्पर विपरीत, और परस्पर विपरीत दिशा होती है इसका मतलब दोनों के मध्य कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। तो अगर एक ही रेखा के अनुदिश हों या एक ही रेखा के अनुदिश इस प्रकार हों कि दोनों की दिशा परस्पर विपरीत हो, यानी कोण कितना बने, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो दोनों जो सदिश हैं वो दोनों सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, पांचवा जो अपने पास है वो होता है शून्य सदिश। शून्य सदिश, अब शून्य सदिश क्या होता है, तो शून्य सदिश के लिए हम लोग क्या बोलें कि ऐसा कोई सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा कोई सदिश, मान लो कोई सदिश A है अपने पास, तो इस A सदिश का अगर परिमाण या मान जो है वो क्या हो, शून्य हो, और जो दिशा है इसकी वो दिशा हमें ज्ञात नहीं हो,
दिशा जो है वो हमें ज्ञात नहीं हो, यानी स्वेच्छ दिशा हो, तो हम बोलेंगे वो जो सदिश है वो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कौन सा? जिसका परिमाण शून्य हो और दिशा उसकी दिशा जो है उसकी स्वेच्छ हो, यानी हमें ज्ञात नहीं हो, तो ऐसा सदिश जो है वो शून्य सदिश कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास जो प्रकार होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लोगों के लिए, वो होता है इकाई सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। अब इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो सेम इससे लेके चलो बात। शून्य सदिश का मतलब क्या हो गया? परिमाण शून्य। इकाई सदिश का मतलब क्या हो गया कि कोई सदिश अपने पास A है मान लो, तो ये A इकाई सदिश कब होगा? जब इसका परिमाण जो है वो इकाई होगा। इकाई का मतलब परिमाण कितना होगा? 1 होगा, तो वो सदिश जो है वो इकाई सदिश कहलाता है। अगर इसकी हम लोग बात करें दिशा की, तो इकाई सदिश जो है वो दिशा दर्शाता है। इकाई सदिश जो है वो क्या करता है? दिशा दर्शाता है, यानी किसी सदिश की दिशा किस तरफ है, किसी सदिश की दिशा किस तरफ है, ये कौन बताता है? ये बताता है उस सदिश का इकाई सदिश। इकाई सदिश को हमेशा हम लोग केप से प्रदर्शित करते हैं, यानी जैसे A का इकाई सदिश निकाल रहे हैं हम लोग, तो A के ऊपर टोपी पहना दो, तो इसका मतलब क्या है? इकाई सदिश। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ये है इकाई सदिश। इसको बोला क्या जाता है? A केप। क्या बोला जाता है? A केप, क्योंकि टोपी पहन रखी है इसके अंदर इसने। अगर हम इसकी बात करें दूसरी परिभाषा की, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करने पर, उसके परिमाण से विभाजित करने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। इकाई सदिश प्राप्त होता है, यानी किसी सदिश को अगर मैं उसके परिमाण से विभाजित कर दूं तो हमें इकाई सदिश प्राप्त होता है। मान लो अपने पास सदिश है A, तो A सदिश को अगर मैं इसके परिमाण से, इसी के परिमाण से विभाजित कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका इकाई सदिश मिल जाएगा। यानी इकाई सदिश के लिए अगर हम एक सूत्र देखना चाहें तो मैं क्या लिखूंगा? इकाई सदिश बराबर होता है वो सदिश बटे में उस सदिश का परिमाण। सदिश बटे में सदिश का परिमाण होता है इकाई सदिश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसकी ये दोनों जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? इकाई होता है। उसकी वो क्या करता है? दिशा दर्शाता है। किसी राशि की, भौतिक राशि की दिशा किस तरफ होगी वो कौन निरूपित करेगा? वो कौन दर्शाएगा? इकाई सदिश दर्शाएगा। और किसी भी राशि का हमें अगर इकाई सदिश ज्ञात करना है, किसी सदिश का अगर हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं? सदिश बटे में सदिश का परिमाण, तो वो क्या बन जाता है? अपने पास इकाई सदिश बन जाता है। नोट कीजिए ये सारी बातें। चलिए,
चलिए नेक्स्ट जो अपने पास है 6 हो गए हैं। नेक्स्ट 7 नंबर जो है ये होता है अपने पास अभिलंबवत इकाई सदिश। अभिलंबवत इकाई सदिश। अभिलंबवत इकाई सदिश जो है वो क्या होते हैं अपने पास कि अपने पास अधिकतम दिशाएं जो होती हैं वो होती हैं 3 बोले कौन कौन सी दिशा, तो हम बोलेंगे एक दिशा तो होती है ये वाली, दूसरी दिशा होती है ये वाली और तीसरी दिशा होती है ये वाली। तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ये वाली दिशा जो है ये होती है x, तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ये वाली दिशा जो है ये होती है x दिशा, ठीक है, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ प्लस x, ठीक है। ये वाली जो दिशा है वो होती है प्लस y दिशा और ये होती है प्लस z दिशा। और ये जो प्लस z दिशा है वो हम कागज़ पर इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर कैसी है, इस तरीके से। यानी ये क्या है, z वाली जो है वो क्या है, सतह के लंबवत इस तरफ है, ठीक है। तो ये प्लस z हो गया अपने पास। x और y तो तल के अंदर है और ये जो z वाला है वो तल के क्या है, लंबवत है, इस तरीके से उठी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कोई राशि किधर गति कर रही है, कोई राशि किधर गति कर रही है उसकी दिशा अगर हमें बतानी हो तो वो दिशा जो है वो इकाई सदिश बताता है। अब इकाई सदिश को अगर मैं ये बोल लूँ कि प्लस x दिशा में गति कर रहा है तो हमें कौन सा इकाई सदिश है जो प्लस x दिशा का बोध कराता है, कौन सा ऐसा इकाई सदिश है जो हमें प्लस y दिशा का बोध कराता है, या कौन सा ऐसा इकाई सदिश है जो हमें प्लस z दिशा का बोध कराता है। तो हम बोलते हैं कि प्लस x दिशा की ओर जो इकाई सदिश होता है वो होता है I के ऊपर क्या लगा दिया, केप, यानी ये बन गया अपने पास इकाई सदिश। प्लस y दिशा का बोध करवाता है अपने को J केप लगा दिया, और प्लस z दिशा का बोध कराता है हमें K। ये तीनों जो अपने पास I J K हैं ये तीनों के तीनों कहलाते हैं अभिलंबवत इकाई सदिश। I केप, J केप और K केप, ये तीनों के तीनों हमें क्या बोला जाता है, इन तीनों को अभिलंबवत इकाई सदिश से बोला जाता है। अब प्लस x दिशा है तो मैं बोलूँगा प्लस I, प्लस y दिशा है तो मैं बोलूँगा प्लस j, और प्लस z दिशा है तो मैं क्या बोलूँगा, प्लस k बोलूँगा। तो ये तीनों जो हैं वो दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई सदिश जो है उसको आगे दिशा के अंदर लग गया I, तो इसका मतलब क्या है कि वो सदिश राशि, उस सदिश राशि की दिशा जो है वो x दिशा की तरफ है। मान लो किसी सदिश राशि के आगे लगा हुआ है j, तो इसका मतलब उस सदिश राशि की दिशा जो है वो प्लस y दिशा या y दिशा है। तो अब ये तीनों जो हैं अपने पास I J K, ये तीनों कहलाते हैं क्या है, ये तीनों कहलाते हैं अभिलंबवत इकाई सदिश जो दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब प्लस I अगर किसी के आगे लगा हुआ हो, प्लस J अगर किसी के आगे लगा हुआ हो, प्लस K अगर किसी के आगे लगा हुआ हो, तो प्लस I का मतलब है कि वो जो कण है वो x दिशा में गति कर रहा है, वो जो कण है वो प्लस x दिशा में गति कर रहा है। अगर प्लस J लगा हुआ हो इसका मतलब वो कण प्लस y दिशा में गति कर रहा है, या उसकी स्थिति जो है वो प्लस y दिशा में है। अगर प्लस k लगा हुआ है तो मैं बोलूँगा वो कण जो है वो प्लस z दिशा में गति कर रहा है। अब अगर किसी के आगे लग गया अपने पास माइनस I, माइनस J, माइनस K, तो मैं बोलूँगा अगर माइनस I है तो क्या मतलब हो गया, माइनस J है तो क्या मतलब हो गया, माइनस K है तो क्या मतलब हो गया। तो प्लस I का मतलब तो प्लस x दिशा में गति कर रहा है, यानी इधर गति कर रहा है। अगर इसके विपरीत दिशा हो, यानी कण इस तरीके से इधर गति करे,
तो मैं दिशा को क्या ले लेता हूँ, माइनस आई। तो माइनस आई का मतलब कण जो है वो माइनस एक्स दिशा में गति कर रहा है। माइनस जे का मतलब क्या हो गया, प्लस जे का मतलब होता है प्लस वाई दिशा। अगर इसके विपरीत दिशा में कोई कण गति करे, यानी इधर गति कर रहा है नीचे की ओर, तो मैं बोलूँगा कण जो है वो माइनस वाई दिशा में गति कर रहा है, माइनस वाई दिशा में गति कर रहा है। अगर माइनस के तो प्लस के किधर है, प्लस के है ऊपर की ओर, तल के लंबवत है ऊपर की ओर। अगर वो तल के लंबवत नीचे की ओर गति करे तो क्या हो जाएगा, माइनस के। यानी मैं बोलूँगा माइनस जेड दिशा में अगर कण गति कर रहा है तो वहाँ पर आ जाता है माइनस के। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि आई जे के जो तीनों हैं वो अविलंबत इकाई सदिश होते हैं। तीनों के मध्य जो कोण है, आई जे के मध्य देखूं मैं, या फिर मैं देखूं एक्स जेड के बीच में, यानी जे आई के बीच में देखूं, या फिर मैं देखूं जे और के बीच में, तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों के मध्य जो कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब देखो इसके अंदर कोई भी राशि है, अगर मुझे आई के लिए देखना है कि आई का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा, अगर मुझे आई केप का मान निकालना है तो आई केप यानी इकाई सदिश है, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास राशि है x दिशा के अनुदिश, तो मैं बोलूँगा कि इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण। यानी x दिशा के अनुदिश जो सदिश राशि है और उसके बटे में क्या है, उस सदिश राशि का परिमाण अगर मैं लगा दूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे इकाई सदिश मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं जे केप का मान निकालना चाहूं तो मैं बोलूँगा जे केप यानी y दिशा के अनुदिश सदिश बटे में y दिशा के अनुदिश सदिश का परिमाण। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं के केप की, तो के केप बराबर क्या हो जाएगा कि z दिशा के अनुदिश सदिश बटे में z दिशा के अनुदिश सदिश का परिमाण वो हो जाएगा के केप। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। या फिर यहाँ पर मैं सदिश की बात करूँ तो सदिश की अगर मैं बात करूँगा तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं x सदिश का मान निकालूँ तो x सदिश बराबर क्या आ गया, सदिश का परिमाण और गुणा में इकाई सदिश। यानी किसी सदिश को हम लोग उसके परिमाण और उसके इकाई सदिश के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। y सदिश को मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा y सदिश बराबर क्या हो जाएगा, उस y सदिश का परिमाण और गुणा में इकाई सदिश। अगर z सदिश मैं लिखना चाहूँ तो z सदिश बराबर कितना हो जाएगा, उस z दिशा के अनुदिश सदिश का परिमाण और उसकी दिशा। तो किसी भी सदिश को हम लोग उस सदिश के परिमाण और उसकी दिशा के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब मान लो अपने पास कोई सदिश a है, ठीक है, कोई सदिश अपने पास क्या है, a बराबर मैंने लिख दिया 3i। तो इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग, इसका मतलब समझोगे कि 3 जो है वो तो क्या है, इसका परिमाण, 3 क्या है इसका परिमाण, और आई केप जो है वो क्या है, इसकी दिशा। तो ये जो कण है वो आपको बताना हो कि मुझे बताओ, केवल ये ही लिखा हुआ है, और मुझे बताओ कि ये जो अपने पास सदिश राशि है ये किधर गति कर रही है, या ये कण जो है जिसके लिए हमने सदिश राशि लिखी है वो कण किधर गति कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि 3 तो परिमाण हो गया, दिशा किसको, दिशा को निरूपित करने वाला कौन होता है, इकाई सदिश, और इकाई सदिश यहाँ पर क्या है, आई केप। आई केप का मतलब कौन सी दिशा है, प्लस x दिशा है, क्योंकि प्लस ही है, ये कुछ नहीं लगा हुआ है मतलब प्लस है। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि a केप बराबर -3i केप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिमाण जो है वो कितना, तो परिमाण जो है वो तो क्या होता है, हमेशा धनात्मक। ध्यान में रखना, परिमाण के दोनों ओर हम 2 डंडे लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, हमेशा धनात्मक। तो 3 जो है वो तो क्या बन गया इसका
परिमाण बन गया और इसकी दिशा जो है वो क्या बन गई, -i जो है वो इसकी क्या बन गई, दिशा बन गई। अब -i का मतलब कौन सी दिशा में कण गति कर रहा है, वो कण गति कर रहा है -x दिशा के अंदर। तो इस तरीके से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों को अलग अलग दे दे कि किसी सदिश का परिमाण 4 है और वो सदिश -z दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, किसी सदिश का परिमाण 4 है और वो सदिश -z दिशा में गति कर रहा है, तो सदिश कितना होगा, तो मैं बोलूँगा कि वो सदिश कितना हो जाएगा। मान लो उस सदिश को हम लोग लिख लेते हैं l, तो वो सदिश कितना, उस सदिश का परिमाण कितना 4 गुणा में उस सदिश की दिशा, तो वो सदिश कौन सी दिशा में गति कर रहा है, -z दिशा में। तो -z दिशा के अनुदिश इकाई सदिश कितना, -k। तो मैं लिखूंगा कि वो सदिश कितना हो जाएगा, वो सदिश हो जाएगा -4k। यानी हम लोगों को अगर परिमाण और दिशा पता हो तो हम लोग उस सदिश को निरूपित कर सकते हैं। चलिए, ये था आपके पास अभिलंबित इकाई सदिश। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट 8 नंबर है अपने पास ध्रुवीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्या होता है, तो कोई भी अपने पास सदिश हो, उस सदिश को अगर हम एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष परिभाषित करें, वो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष परिभाषित करें, तो वो सदिश बोला जाता है ध्रुवीय सदिश। ठीक है, कैसे, किसी बिंदु के सापेक्ष परिभाषित सदिश को ध्रुवीय सदिश कहा जाता है। अब बिंदु के सापेक्ष कैसे, तो मान लो अपने को विस्थापन देखना है किसी कण का विस्थापन देखना है, तो वो विस्थापन देखने के लिए आपको कौन कौन से बिंदु चाहिए, तो मैं बोलूँगा वो विस्थापन देखने के लिए हमें प्रारंभिक बिंदु जरूर चाहिए कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर चला गया, उसके बाद में हम लोग विस्थापन का मान निकालते हैं। अगर मैं प्रारंभिक बिंदु ना लूँ, केवल और केवल अंतिम बिंदु लूँ, केवल प्रारंभिक बिंदु ना लूँ, क्या हम लोग विस्थापन का मान निकाल सकते हैं क्या, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु तो हमें चाहिए ही चाहिए। यानी किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए अगर एक बिंदु आवश्यक हो तो हम बोलेंगे वो जो सदिश राशि है वो सदिश राशि बोली जाती है ध्रुवीय सदिश। जैसे विस्थापन, कि विस्थापन को परिभाषित करने के लिए हमें प्रारंभिक बिंदु आवश्यक है, इस बिंदु के सापेक्ष हम विस्थापन को बताते हैं। कि अगर आपको बोल दिया कि बोलो विस्थापन कितना, तो आप पूछोगे भाई विस्थापन पूछ कहाँ से रहे हो आप लोग। अगर विस्थापन हम लोग जैसे अपने पास A, B, C 3 कोई बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं और ये रहा अपने पास अंतिम बिंदु D। एक कण जो है वो उसके लिए प्रारंभिक बिंदु 3 है और अंतिम बिंदु 1 ही है, या अंतिम बिंदु भी हम लोग 3 ही ले लेते हैं यहाँ पर, इसको बोल दिया हम लोगों ने D, E, F। अब आपको बोल रहा है कि एक कण E पर पहुँच रहा है, यानी E जो है वो क्या है, अंतिम बिंदु है, तो इसका विस्थापन बताओ। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम आप ये तो बताओ कि कण गति कहाँ से शुरू कर रहा है। अगर वो कण A से गति करना शुरू कर रहा है तो मैं विस्थापन बताऊँगा ये वाला, अगर वो B से गति करना शुरू कर रहा है तो मैं विस्थापन बताऊँगा ये वाला।
अगर वो C से गति करना शुरू कर रहा है तो मैं विस्थापन बताऊंगा ये वाला। यानी विस्थापन को इन बिंदुओं के सापेक्ष परिभाषित किया जा रहा है। अगर ये बिंदु अलग अलग हैं तो विस्थापन भी अलग अलग हो जाएगा। तो अगर किसी बिंदु के सापेक्ष किसी सदिश राशि को परिभाषित किया जाए तो वो सदिश राशि क्या कहलाती है? ध्रुवीय सदिश कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ध्रुवीय सदिश की तो मैं यहाँ पर उदाहरण जो है वो एक लिख लेता हूँ कि किसको ध्रुवीय सदिश बोला जाता है? विस्थापन को ध्रुवीय सदिश बोला जाता है। ठीक है, ये अपने पास हो गया। बल जो है वो भी क्या होता है अपने पास? ध्रुवीय सदिश ही होता है कि बल जो है उसके लिए हम बोलते हैं कि किस बिंदु पर बल लगाया, किस बिंदु पर वो बल लग रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ध्रुवीय सदिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है 9th नंबर, ये होता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश। अब जैसे ध्रुवीय सदिश के अंदर हमने बोला कि किसी बिंदु के सापेक्ष परिभाषित सदिश को ध्रुवीय सदिश कहा जाता है, उसी तरीके से अक्षीय सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी x के सापेक्ष, किसी x के सापेक्ष परिभाषित सदिश को, परिभाषित सदिश को अक्षीय सदिश कहा जाता है। अब किसी x के सापेक्ष कैसे, किसी x के सापेक्ष कैसे हो? तो जैसे अपने पास मैं एक एग्जाम्पल लेके अगर बात करूं, ये अपने पास कोई एक, हमने यहाँ पर कोई एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो रखा हुआ है, लकड़ी रखी हुई है, ठीक है, टाइट कर दिया इसे। अब इस लकड़ी से हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पर दो कोई औजार हमने यहाँ पर लगाए और इसके साथ हमने एक कोई गेट को या खिड़की को अटैच कर दिया। यहाँ पर घूमने वाले वो लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस खिड़की को हमने अटैच कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस खिड़की को यहाँ से पकड़कर यहाँ पर कोई बल लगा रहा हूँ ऊपर की ओर, इधर, तो इस खिड़की को बल लगाकर मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ। तो इसको बल लगाकर मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ, तो ये जो घूम रहा है, ये जो वस्तु या खिड़की जो है ये गति कर रही है। ये गति कौन सी x के सापेक्ष कर रही है? कोई बिंदु नहीं है, यहाँ पर क्या है? x है। तो मैं बोलूँगा कि ये जो अपने पास यहाँ पर प्रारंभ में हमने लकड़ी ली थी, इस लकड़ी के सापेक्ष ये घूम रहा है, इस लकड़ी के सापेक्ष ये घूम रहा है। अगर ये वाली लकड़ी यहाँ पर नहीं होती तो क्या ये घूमता? क्या बिल्कुल ही नहीं घूमता, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता, बोला पूरी लकड़ी को यहाँ से हटा दो, केवल यहाँ वाला बिंदु रख लो, तो क्या ये घूम सकता था? क्या नहीं घूमता। तो इसको घूमने के लिए ये पूरी लंबाई चाहिए और इस पूरी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको ना लेकर मैं बोल देता यहाँ पर ये जुड़ी हुई है इस तरीके से अक्ष, तो यही जो गेट है या यही जो अपने पास खिड़की है वो किधर घूमती? ये वाली जो खिड़की है वो इस तरह से घूमती ऊपर नीचे की ओर, ठीक। तो वो किस पर निर्भर कर रहा है? इस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। तो किसी राशि को अगर हम x के सापेक्ष परिभाषित करें तो वो क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें तो x से संबंधित सारी बातें आपको घूर्णन गति के अंदर मिलेंगी, जो आपका आगे 11th के अंदर टॉपिक है। और उस घूर्णन गति के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय वेग और बल आघूर्ण, और भी होते हैं, कोणीय संवेग होता है, ठीक है। लेकिन हम एक बार उदाहरण देख रहे हैं तो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग या बलाघूर्ण जो है वो किसी x के सापेक्ष परिभाषित किए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? अक्षीय सदिश बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट होता है अपने पास समतलीय सदिश। 10 नंबर जो है वो होता है समतलीय
सदिश। अब समतलीय सदिश जो हैं वो क्या होते हैं? समतलीय का मतलब आप लोग पहले से देखते आए हो, समतल। समतल क्या होता है? एक तल होता है। तो समतलीय सदिश का मतलब क्या हो गया कि मान लो अपने पास कोई दो सदिश हैं ए और बी। दो सदिश कौन से हैं? ए और बी। अब ये दोनों सदिश जो हैं, यदि दोनों सदिश एक ही समतल में विद्यमान हों, एक ही समतल में विद्यमान हों, तो वे समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतलीय सदिश कहलाते हैं। अब तल का या समतल का मीनिंग क्या हो गया? सबसे पहली बात तो समतल का मीनिंग या तल का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी दो निर्देशांकों को मिलाकर एक तल बनता है। जैसे इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई कण यहाँ पर उपस्थित है तो मैं बोलूँगा कि इसके अंदर जो है वो ये वाला भाग जो है, ये बोला जाएगा एक्स वाई तल। क्या बोला जाएगा? एक्स वाई तल। अगर इस वाले भाग की हम लोग बात करें तो इस वाला ये वाला जो भाग है इसको बोला जाएगा वाई जेड तल, या वाई वाला ये वाला जो भाग है इसको बोला जाएगा वाई जेड तल या वाई जेड समतल। और ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को बोला जाएगा एक्स जेड तल। अब कोई कण अगर यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, कोई कण यहाँ पर उपस्थित है और उसके लिए दो सदिश हैं, एक सदिश तो इस दिशा में है, दूसरा सदिश इस दिशा में है, तो मैं बोलूँगा कि वो दोनों सदिश जो हैं वो समतलीय हैं, क्योंकि वो एक ही तल के अंदर है। तल अधिकतम कितने होते हैं? तल अधिकतम होते हैं 3, एक्स वाई तल, वाई जेड तल और एक्स जेड तल। समतल जो है वो कितने होते हैं? अधिकतम 3 होते हैं, 3 समतल होते हैं, ठीक है। अब अधिकतम 3 समतल हो गए, तो अगर कोई दो सदिश इनमें से एक ही तल के अंदर विद्यमान है, कोई दो अलग अलग सदिश मान लो एक्स वाई तल में है तो वो दोनों समतलीय हो गए, कोई दो सदिश अगर वाई जेड तल में है तो वो क्या हो गए? समतलीय हो गए। अगर कोई दो सदिश एक्स जेड तल में है तो वो दोनों समतलीय हो गए हैं अपने पास। अब अगर हम बात करें कि कोई भी दो सदिश है अपने पास, तो ए और बी जैसे ले लेते हैं हम लोग। मान लो ए बराबर है 3i और बी बराबर है 4j। आपको बोल दे कि ये दोनों समतलीय हैं या नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों जो हैं वो एक ही तल के अंदर हैं और वो तल जो है वो कौन सा है? एक्स वाई तल है। कैसे पता चला मुझे? आई कैप का मतलब दिशा क्या हो गई? प्लस एक्स दिशा। जे कैप का मतलब दिशा क्या हो गई? प्लस जे दिशा। यानी ये दोनों जो सदिश हैं वो इस वाले भाग के अंदर है और इस वाले भाग के अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो दोनों एक्स वाई तल के अंदर हैं, या दोनों जो हैं वो समतलीय हैं। तो समतलीय कब बोले जाते हैं? समतलीय तब बोले जाएंगे जब कोई दो सदिश एक ही समतल के अंदर हों, और वो समतल कौन कौन से? एक्स वाई समतल हो सकता है, वाई जेड समतल हो सकता है, या एक्स जेड समतल हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम टाइप की बात करें सदिश की, तो वो होता है अपने पास ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश। अब कोई भी दो सदिश जो हैं, मान लो ए और बी अपने पास है, ये ए और बी सदिश जो हैं वो ऋणात्मक सदिश कब होंगे? तो ऋणात्मक सदिश की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऐसा सदिश या कोई भी दो सदिश जो उनका परिमाण जो है वो तो हो बराबर, लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत। जैसे समान सदिश की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही क्या है ये ऋणात्मक सदिश कि ए और बी जो है इनका अगर परिमाण तो हो बराबर, परिमाण तो क्या हो? बराबर हो, समान हो, लेकिन इनकी दिशा जो है
वो परस्पर क्या हो, विपरीत, परस्पर विपरीत हो, तो दोनों जो सदिश हैं वो दोनों सदिश कैसे सदिश कहलाएंगे, ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे। कि दो सदिश जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा परस्पर विपरीत हो, वो दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, अपने पास ऋणात्मक सदिश। जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो एक सदिश अपने पास है इस तरीके से, मान लो ये ए वाला है। अब बी सदिश जो है वो हो इस तरीके से। अब परिमाण जो है यानी इस रेखा की लंबाई तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है। तो ये दोनों सदिश जो हैं वो ऋणात्मक सदिश कहे जाते हैं। नोट कीजिए इसे आप लोग, और आज इन्हें वापस से आप रिवाइज करें। ये जो 11 सदिश के प्रकार हमने लिखे हैं, ये 11 सदिश के प्रकार जो है वो वापस से आप लोग देखिए, और कोई चीज़ अगर से कहीं पर भी समझ में नहीं आई हो तो वो दोबारा पूछिए। बाकी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सदिश नियम। हम लोग देखेंगे कि कैसे दो सदिशों का योग किया जाता है, व्यकलन किया जाता है या गुणा किया जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।